हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो आइए लेक्चर नंबर 4 में देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो गोली दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इनके बारे में पढ़ना है। फिर आगे पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, इन सब कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे हम इसमें देखेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि गोली दर्पण से किरण आरेख का प्रयोग करके कैसे प्रतिबिंब को निरूपित किया जाता है, प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए आज के क्लास में इन सब टॉपिक के बारे में हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। तो आइए देखते हैं गोली दर्पण क्या होता है। तो देखिए समझिए, देखिए गोली दर्पण क्या होता है। मान लीजिए क्या है, ये एक कांच का खोखला गोला है। ठीक है, अब इस कांच के खोखले गोले को क्या करिए, काट लीजिए। ठीक है, काटने के बाद क्या होगा, ये जो बचेगा, ध्यान दीजिए, काटने के बाद ये जो बच रहा है एक ऐसा संरचना होगा, एक ऐसा संरचना होगा। अब देखिए कांच का खोखला गोला का एक भाग है। ठीक है, अब इसके दो पृष्ठ होंगे, एक दबा हुआ पृष्ठ तथा एक उभरा हुआ पृष्ठ। जो दबा हुआ पृष्ठ होता है उसको अवतल पृष्ठ बोला जाता है तथा जो उभरा हुआ पृष्ठ है उसे उत्तल पृष्ठ बोला जाता है। अब बात आता है कि एक कांच का एक खोखले गोले का क्या है, एक भाग है। ठीक है, अब इसके एक तल पे क्या कर दे, कलई। ठीक है, जब एक तल पे कलई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, दर्पण। और ऐसे दर्पण को बोला जाता है गोलीय दर्पण। तो देखिए क्या होता है गोलीय दर्पण, एक बार फिर से समझिए। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तल पे कलई कर दें तो इस प्रकार के दर्पण को बोला जाता है क्या, गोली दर्पण। अब देखिए गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के क्यों हैं, क्योंकि ये जो कांच का खोखला गोला है उस पे कलई दो तरीके से किया जा सकता है। यदि कलई हम दबे हुए तल पे करेंगे तो परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, और यदि हम कलई उभरे हुए तल पे करेंगे तो परावर्तन दबे हुए तल से होगा। ठीक है, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। यदि कलई उभरे हुए तल पे करते हैं तो परावर्तन दबे हुए तल से होता है, तथा कलई दबे हुए तल पे करते हैं तो परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। और कल के क्लास में हम बताए हैं कि जो दर्पण का नाम दिया जाता है वो किस पृष्ठ पे कलई किया गया है उसके आधार पर नहीं दिया जाता है, इसका नाम किस तल से परावर्तन हो रहा है उसके आधार पर दिया जाता है। अब देखिए यदि उभरे हुए तल से परावर्तन होगा तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, और दबे हुए तल से परावर्तन होगा तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, यदि उभरे हुए तल से परावर्तन तो उत्तल दर्पण, यदि दबे हुए तल से परावर्तन तो अवतल दर्पण। और ध्यान दीजिए जिस तल से परावर्तन होगा उसके पीछे वाले उकरे विपरीत तल पे, ठीक है, क्या होगा, कलई किया जाएगा। तो देखिए इसमें परावर्तन क्या हो रहा है, उत्तल तल से हो रहा है, तो इसके पीछे वाला, इसके विपरीत वाला तल कौन सा तल होगा, दबा हुआ तल। तो कलई हम दबे हुए तल पे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहां है, यहां देखिए क्या हुआ है, परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है तो कलई उसके विपरीत तल पे मतलब उभरे हुए तल पे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि कलई दबे हुए तल पे किया जाए तथा परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। यदि कलई उभरे हुए तल पे किया गया हो तथा परावर्तन दबे हुए तल से हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण कैसा होगा। उत्तल दर्पण में परावर्तन कैसे होगा, उभरे हुए तल से, तो कलई कर देंगे किस तल पे, दबे हुए तल पे। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा क्या, उत्तल दर्पण। और इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यदि हम कलई उभरे हुए तल पे कर दें तथा परावर्तन दबे हुए तल से हो तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, एक लाइन में हम याद कर सकते हैं कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर आगे देखना है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा कलई उभरे हुए तल पे किया गया हो उसे कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। तो देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण है। तथा उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तथा कलई दबे हुए तल पे किया गया होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा कलई उभरे हुए तल पर किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए इस दर्पण में क्या हुआ है, कलई उभरे हुए तल पे किया गया है तथा परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है, अर्थात इसका जो परावर्तक तल है वो कैसा है, दबा हुआ है। तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तथा कलई दबे हुए तल पर किया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए क्या है, एक कोई दर्पण है, ठीक है, जिसमें कलई दबे हुए तल पे किया गया है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उत्तल हो। तो इस दर्पण में देखिए इसका परावर्तक तल कैसा है, उत्तल है, उभरा हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आइए अब इसमें हम समझते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, दर्पण का ध्रुव। अब देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण है तथा ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है। किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ठीक है, कोई भी गोली दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो कहलाता है दर्पण का ध्रुव। तो देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण है, अब इसका मध्य बिंदु कहीं यहां होगा, इसी मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। अब इस उत्तल दर्पण का भी देखिए मध्य बिंदु कहीं इधर होगा, इसी मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव, जिसको P से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है, ध्रुव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है दर्पण का ध्रुव, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तथा देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, दूसरा है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र देखिए क्या होता है, ये जो अवतल दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है, किसी खोखले गोले का भाग होगा। ठीक है, तो उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा ना, वो क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र। तो दर्पण का वक्रता केंद्र पूरा पता करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस दर्पण के उस गोले को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, दर्पण के गोले को क्या करिए, कंप्लीट करिए।
अब देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा क्या, वक्रता केंद्र। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी क्या करिए, गोले को क्या करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, अब ये देखिए इसी गोले का ये भाग होगा उत्तल दर्पण, और इस गोले का जो केंद्र होगा वही कहलाएगा क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है वह केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो देखिए इसका एक केंद्र है तो ये कहलाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी क्या होगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको भी सी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ध्रुव किसी भी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, और वक्रता केंद्र क्या होता है, कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो देखिए दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या है, एक गोली दर्पण है, इसका ये मध्य बिंदु है, यही क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और अगला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है, ये क्या है, इस खोखले गोले का भाग था। ठीक है, इसका जो केंद्र है कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो आइए इसमें आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ये क्या है, ध्रुव है, तथा ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो देखिए अवतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। तो देखिए इस खोखले गोले का त्रिज्या क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब इस त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ऐसे ही ए वाली दूरी भी देखिए क्या होगा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। फिर आगे हमको देखना है अभिलंब। अब देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। अब ध्यान दीजिए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को, देखिए क्या है, एक बिंदु है, एक दूसरा बिंदु, एक तीसरा बिंदु, किसी भी बिंदु को अगर वक्रता केंद्र से मिला दे तो ये क्या हो जाएगी, दर्पण पे क्या होती है, अभिलंब होती है। ऐसे ही इस बिंदु को मिलाइए तो ये इस बिंदु पे लंब होगी, ऐसे ही इस बिंदु को मिलाइए तो ये इस बिंदु पे लंब होगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए उत्तल दर्पण में यहां से इसको मिला दिए ये लंब हो जाएगी। ठीक है, ये लंब होगी, ये क्या होगी, ये लंब होगी। तो ध्यान दीजिए कि दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस दर्पण के उस बिंदु पे क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे, अभिलंब। तो देखिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, अभिलंब, नॉर्मल।
गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब होती है। तो ये सब देखिए क्या हो जाएगी, ये सब जितनी भी रेखा है सब क्या होगी, अभिलंब। अभिलंब। ऐसे ही इधर भी ये सब क्या है, ये जितनी भी रेखाएं हैं सब क्या होंगी, अभिलंब। अभिलंब। अब देखिए इसमें हम आगे देखेंगे क्या, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये क्या है, एक गोली दर्पण है, एक गोली दर्पण का क्या है, ध्रुव है, और एक क्या है, वक्रता केंद्र। और दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। ऐसे ही यहां भी क्या होगा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। ऐसे ही देखिए अगला है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। अब देखिए जो दर्पण का द्वारक होता है वो क्या होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है गोली दर्पण का, उसके दोनों सिरों के बीच की दूरी को कहते हैं दर्पण का द्वारक। या फिर हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो देखिए ये क्या है, दोनों सिरे के बीच की दूरी या फिर व्यास को कहते हैं क्या, दर्पण का द्वारक। तो ये क्या होगा, द्वारक। ठीक है, ये भी क्या होगा, द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो देखिए मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तथा आगे देखेंगे दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आइए अब इसमें हम देखेंगे मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, एक क्या है, एक गोली दर्पण है। अब इस गोली दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को आपतित कराइए। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बोला जाता है मुख्य फोकस। अब देखिए अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण का फोकस होता है वो वास्तविक फोकस होता है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, किसी बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, आभास होती है कि यहां से आ रही है। तो इस बिंदु को कहते हैं फोकस। अब ध्यान दीजिए कि जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो क्या होता है, आभासी फोकस होता है। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस F पर वास्तव में मिलती हैं, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है, तथा उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है। तो देखिए अब इसमें हम आगे देखेंगे क्या, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है फोकस दूरी। एक बार फिर से,
फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो ये क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। फोकस दूरी। ऐसे ही ये क्या है? ध्रुव फोकस, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। और देखिए क्या होता है? फोकस तल, फोकल प्लेन। तो ध्यान दीजिए, दर्पण के मुख्य फोकस पर तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस पर तथा मुख्य अक्ष के लंबवत एक प्लेन खींच दीजिए, तो उस प्लेन को कहते हैं फोकस तल। तो ध्यान से दीजिए, फोकस तल क्या होता है? दर्पण के मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल कहलाता है फोकस तल। तो देखिए क्या हो जाएगा? एक फोकस तल। यहां भी क्या हो जाएगा? ये एक फोकस तल। तो ये क्या है? फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल। देखिए, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला क्या है? फोकस तल, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ठीक है, आगे दो तो नोट पॉइंट देखिए। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के क्या होता है? सामने होता है। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में जो फोकस है वो दर्पण के क्या है? पीछे है। ठीक है, अगला पॉइंट है, गोली दर्पणों के लिए परावर्तन के नियम उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार समतल दर्पण के लिए लागू होता है। तो गोली दर्पण के लिए परावर्तन का नियम उसी प्रकार से लागू होगा जिस प्रकार से समतल दर्पण के लिए लागू होता है। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि किरण आरेखों का उपयोग करके प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है गोली दर्पण के द्वारा। तो देखिए, इसमें 3 नियम पढ़ना है। सबसे पहला नियम होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी या फिर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो अगर अवतल दर्पण है तो उसमें फोकस से होकर चली जाएगी, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और दूसरा नियम इसमें होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जब जाती है तो परावर्तन के क्या होती है? परावर्तन के पश्चात हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। जब दूसरा नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है। ठीक है, और तीसरा इसमें नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी रास्ते पे वापस लौट आती है, या फिर वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश किरण उसी रास्ते पे क्या होती है? वापस लौट आती है परावर्तन के बाद। तो देखिए, इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है? जो ये प्रकाश किरण है, देखिए वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पे क्या हो जाती है? वापस लौट आ जाती है। तो ध्यान दीजिए, परावर्तन की घटना में यदि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है
तो हमको ये 3 नियमों का प्रयोग करके हम गोली दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा नियम इसमें है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती है या फोकस की ओर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा इसमें नियम होता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए क्या होगा, इस दर्पण पे अभिलंबवत आपतित होती है, ठीक है। वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अभिलंब होती है। तो प्रकाश किरण जब अभिलंबवत आपतित होगी तो उसी रास्ते पे क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। अब ध्यान दीजिए, हम आगे किस गोलीय दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन 3 नियमों में से 2 नियमों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब 2 नियमों का प्रयोग करके उसकी सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो देखिए, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में क्या होगी, मुख्य फोकस से जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए दूसरा नियम, दर्पण की मुख्य फोकस से जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, जो मुख्य फोकस से प्रकाश किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, या मुख्य फोकस की ओर जो प्रकाश किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। और तीसरा नियम है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी, या जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी उत्तल दर्पण में वो उसी रास्ते पे परावर्तन के बाद लौट आएगी। तो देखिए, ये क्या है, 3 नियम है किरण आरेख बनाने के, और इन 3 नियमों में से किन्हीं भी 2 नियम का उपयोग करके हम प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।